हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 6th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और इस लेक्चर में भी हम प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हो, प्रिज्म इट इज कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने प्रिज्म की बहुत सारी चीजें देख ली हैं। अब उस बेसिस पे जो है आप सबसे पहले तो कुछ सिंपल चीजों को समझ लें। मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और सपोज एक रे ऑफ लाइट यूं आती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज यू ऑल नो, ठीक है। फिर से सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, बट दिस टाइम जो रिफ्रैक्शन होता है, ये जो रे है, आप ध्यान से देखिए, दिस रे जस्ट गेजेस थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो अगर ये हमारा एंगल आई है, तो ये हमारा एंगल ई है, विच इज 90 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा R1 है और ये R2 है। तो अगर इस कंडीशन को देखें और अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को ध्यान दें, सिर्फ इतना तो अगर सोचें, दिस मच पार्ट, तो द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होगा R2, this angle will be equal to the critical angle, यानी R2 will be equal to critical angle, जिसको हम लोग मान लो थीटा C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर R2 जो है इतने के बराबर है, तो अगर आप एक चीज सोचिए कि if R2 is greater than थीटा सी, तो क्या होगा? अगर R2 जो है इट इज ग्रेटर देन थीटा सी, दैट इज इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन ये जो रे है ये बाहर निकलने के बजाय यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक दूसरा केस को भी देखें, केस क्या मतलब, एक दूसरे कंसेप्ट को भी समझ लें, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल अभी हम लोग आगे करेंगे। मान लीजिए दिस इज अ प्रिज्म और यहां पे जो इंसिडेंट रे है ये हमारा कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ लाइक दिस, ठीक है। आगे का भी हम नहीं देख रहे हैं, बस हम सिर्फ इतना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे हो सकता है? आप इसको ऐसे सोचिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो तो बात की बात है। आप इसको ऐसे सोचिए कि सपोज अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग लाइक दिस, तो ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, और ये जो रे ऑफ लाइट है इट जस्ट गेजेस थ्रू द सरफेस ऑफ दिस। तो आपका क्या होगा? ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये एंगल जो है, ठीक है, जो कि जनरली हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और यहां पे आप देखो कि जो R1 है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये चीज निकल जाती है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की जो है मदद लेते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर ये चीज है तो ये भी पॉसिबल है, तो अगर ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब दिस इज द कंसेप्ट व्हिच यू शुड कीप इन योर माइंड। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं कि इफ I इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन R1 विल बी इक्वल टू थीटा सी। तो ये दोनों चीजों
ध्यान दीजिएगा, इफ R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी तो यहां पे क्या हो जाएगा, TIR विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके बेस पे जो है अभी हम लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम रबिंग इट। अब इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल प्रिज्म वाला केस लेते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है। ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। तो इन दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा अगला केस स्टडी होगा, दैट इज कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग। देखो ये सब डायरेक्टली आपके बुक में ये टॉपिक आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, जो कि मैं एक टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं, तो आप इसको न्यूमेरिकल भी समझ सकते हो। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो सबसे पहले तो डायग्राम समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि किस कंडीशन में रेज जो हैं इमर्ज होने के बजाय वो जस्ट ग्रेज करें। तो डायग्राम तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, वंस अगेन ये रे यूं आया। ठीक है, और यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ होगा, और नॉर्मल अभी ड्रॉ करते हैं, और ये जो है इस तरीके से सरफेस के अलोंग ग्रेज करता है। तो किस कंडीशन में ये चीज होगा, तो ये तो हमारा I है, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये हमारा 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म A ले लेते हैं, B, और ये पॉइंट जो है दिस इज पॉइंट C। तो कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, यहां पे E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। व्हेन E is equals to 90 degree, then R2 is equals to the critical angle theta c। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला चीज था। दूसरा चीज आपको जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने जो है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो है रिलेशन दिखा, वो क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो इससे आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिजल्ट निकालने में। तो ये दो बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये भी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था, और ये आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखा। ठीक है, अच्छा हमें क्या पता है, वी नो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A होता है। ठीक है, अच्छा R1 प्लस R2 A होता है, तो R2 तो थीटा C है, तो यहां पे अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो R1 प्लस थीटा सी इज इक्वल्स टू A, और इसका मतलब क्या हो गया कि R1 जो है दैट इज इक्वल्स टू A माइनस थीटा C। ठीक है, ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्या कंडीशन है, रेज ग्रेज कर रहा है। अब इसी चीज को इस्तेमाल करके हम लोग जो है एक रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे ना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, ऑन द
फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ये है और यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं और स्नेल्स लॉ अगर आप लगाते हैं तो यू विल गेट साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। यानी आप लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू n साइन R1, ठीक है। और दिस कैन फर्दर बी रिटन साइन आई इज इक्वल टू n साइन R1 के जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो a माइनस थीटा c। तो ये आपका कंडीशन आ गया, ठीक है। दिस इज वन कंडीशन, ठीक है, दिस इज वन कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम लोग और भी आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो यू कैन राइट साइन आई इज इक्वल टू n, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन ए माइनस साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, साइन थीटा सी से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो n साइन थीटा सी, ठीक है। और फिर इसको हम साइन थीटा सी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए कॉस थीटा सी बाय साइन थीटा सी माइनस कॉस ए और डिवाइडेड बाय साइन थीटा सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरी गुड। अब आपने ये चीज जो है पढ़ा हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू 1/n। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये 1/n अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू 1/n, ये तो खत्म। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस थीटा सी को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा सी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी अपॉन साइन थीटा सी। तो साइन अपॉन साइन थीटा सी यानी अपॉन 1/n। तो अपॉन 1/n अगर होगा तो 1n क्या हो जाएगा, n न्यूमरेटर में आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस साइन थीटा सी का 1/n n को न्यूमरेटर में ले आते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहां भी जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस ए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नाउ इस हिस्से को हम मिटा दे रहे हैं और आगे देखो, साइन आई इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, n साइन ए, ठीक है, इसके जगह आप 1/n स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है। 1/n स्क्वायर पुट करोगे तो n स्क्वायर को अगर एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में अपॉन n स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपॉन n हो जाएगा, माइनस कॉस a, ठीक है। नाउ दिस n एंड दिस n कैंसल आउट और आपका जो है कंडीशन आ गया, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट
इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, यानी यहां से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हो। यानी इस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको जो है क्या मिलेगा, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग। या फिर यहां से भी आप आई कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, सॉरी क्रिटिकल एंगल, अगर आपको क्रिटिकल एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, देन इन केस ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आप ये चीज डिराइव कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड हमारा जो नेक्स्ट होगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। इसको रब कर दे रहे हैं। Now, condition of maximum deviation, ठीक है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन के लिए ऐसे समझिए, ये जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था उस ग्राफ का मदद लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, ठीक है। ये हमारा इस पे डेविएशन मेजर होता है, इसमें हम जो है एंगल आई मेजर करते हैं, ठीक है। और आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि पहले तो डेविएशन कम होता जाता है, देन आफ्टर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से डेविएशन बढ़ता चला जाता है। ये जो है ये वो आई का वैल्यू है, लेट इट बी एक्स, ठीक है। इस एक्स वैल्यू पे जो है आपको क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन मिलता है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू एक्स पे आपको जो है एक्स डिग्री पे जो है आपको डेल्टा एन मिलता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, आप अगर आई को फर्दर बढ़ाते हैं तो क्या आपने पढ़ा था कि डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। अब आई को आप कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, जो शुरुआत में हमने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, 90 डिग्री तक, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम 90 डिग्री तक जा सकता है, और उस केस में जो है आपको ये डेल्टा मिनिमम मिला था और इस केस में आपको डेल्टा मैक्सिमम मिल रहा है, यानी आई इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो हम इससे क्या देख पा रहे हैं, हम इससे देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री पे आपको है। तो डेल्टा मैक्सिमम कैसे निकाला जा सकता है, तो डेल्टा मैक्सिमम निकाला जा सकता है, आई के जगह आप 90 डिग्री बैठाइए, प्लस ई माइनस ए, ठीक है, ये चीज, ठीक। अब तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिए, लिखवा दे रहे हैं, जो चीज मैंने समझाया लिख लो। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, it is clear from the graph that as we move away from the angle of incidence, giving minimum deviation, comma, the deviation increases, the deviation increases and it becomes maximum at I max, and it becomes maximum at I max, which is equals to 90 degree, and we get आप ये एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगले लाइन में आप आगे बढ़िए, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी,
फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, from the principle of reversibility, when E is equals to 90 degree, then also we get delta max. Then also we get delta max. तो ये हमारा था कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, थोड़ा सा थियोरेटिकल था, ठीक है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, इसके बारे में भी जब मैं शुरुआत में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। नो इमर्जेंस कब होगा? जब R2 जो है इट विल बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल इंटरवल। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। ठीक है, किस केस में जो है यानी दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद जो है लाइट रे प्रिज्म से बाहर नहीं आएगी, व्हाट विल बी दैट कंडीशन? ठीक है, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखो हमें क्या पता है, वी नो A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये बात तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर R1 बढ़ेगा तो R2 कम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। आप अगर कोई प्रिज्म लेते हैं तो उसका जो एंगल होगा वो तो फिक्स्ड रहेगा। तो यानी R1 और R2, अगर R बढ़ता है तो R2 कम होता है, और अगर R1 कम होता है तो R2 बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, ठीक है, I के मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, वी गेट R1 इज इक्वल टू थीटा से, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर। ये हम लोगों ने देखा था, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो R1 है थीटा सी, ये क्या है? एक्चुअली R1 की मैक्सिमम वैल्यू है। R1 की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा R की वैल्यू, यानी R1 या R2 हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो फिर रेज वापस अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस, यानी आप कह सकते हो कि R1 मैक्स इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अच्छा, अब R1 अपने मैक्सिमम पे है तो R2 क्या हो जाएगा? मिनिमम पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि R2 मिनिमम विल बी इक्वल टू A माइनस R1 मैक्सिमम। कोई डाउट? और R1 मैक्सिमम क्या है? R1 मैक्सिमम है थीटा सी। तो R2 मिनिमम जो है आपको मिल गया A माइनस थीटा सी, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिख लो, फॉर नो इमर्जेंस, फॉर नो इमर्जेंस, याद करिए उस फिगर को, ये फॉर नो इमरजेंस, ये जो था हमारा ऐसे रे आ रहा था, ठीक है, और ये रे ऐसे पेस करके चला गया, तो उस वक्त ये एंगल क्या था? थीटा सी। अगर ये थीटा सी से बड़ा होगा तो फिर ये रे बाहर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो लिखिए फॉर नो इमर्जेंस R2 मिन
should be greater than the critical angle. R2 min should be greater than the critical angle. That is, R2 min be greater than theta c. बोलो, ठीक है। अब R2 min आपने क्या निकाला था? A माइनस थीटा सी, यानी A माइनस थीटा सी should be greater than theta c, यानी A should be greater than twice of theta c. So this is the condition for no emergence. ठीक है। अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म उस प्रिज्म मटेरियल के रिफ्रैक्ट क्रिटिकल एंगल, जो भी क्रिटिकल एंगल है उस प्रिज्म मटेरियल का, ठीक है, उसके दुगुना से भी बड़ा है, ठीक है, अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म इस प्रिज्म मटेरियल के क्रिटिकल एंगल के दुगने से भी बड़ा है, तो फिर आप किसी एंगल पे इंसिडेंट कराइए, इस दूसरे सरफेस पे रेज बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो क्रिटिकल एंगल जो है 30 डिग्री है, सपोज क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो अगर एंगल ए जो है 60 डिग्री से भी ज्यादा होगा, तो उस केस में यहां पे दूसरे सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नो रेज विल कम आउट फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। बात समझ में आ गया? चल, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। इसको रब कर दे रहे हैं, हेडिंग डाल दो, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्मॉल एंगल क्या मतलब है? अगर a इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म में ये चीज होता है, ठीक है। अगर इससे कम है, लेस देन इक्वल टू यानी 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री से कम है एंगल ऑफ द प्रिज्म, तो उसको हम थिन प्रिज्म कंसिडर करते हैं। तो थिन प्रिज्म क्या है? ठीक है, प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, या फिर इस पूरे चीज को प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, इस पूरे चीज को जो है हम थिन प्रिज्म लिख सकते हैं, थिन प्रिज्म, ठीक है, इसको हम थिन प्रिज्म भी लिख सकते हैं। तो थिन प्रिज्म क्या होता है? थिन प्रिज्म वो प्रिज्म है जिसका एंगल जो है, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है या तो 10 डिग्री है या फिर 10 डिग्री से कम है, तो इसको हम कहते हैं थिन प्रिज्म। अब एक स्टेटमेंट लिख लो, इफ I इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं परपेंडिकुलरली पड़ रहा है सरफेस पे, ठीक है। इफ I इज वेरी स्मॉल, देन R1, R2 and E will also be very small. Then R1, R2 and E will also be very small. एक रफ फिगर यहां पे ले लेते हैं, this is I, R1, this is R2 और ये हो गया हमारा E, ठीक है। तो ये फिगर हो गया, ठीक है। अब इसको नेमिंग भी दे दें, A, B, C, रे यूं जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इफ I is very small, then R1, R2 and E will also be very small. अब at the refracting surface AB,
ये जो ए बी है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पे बाय स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा, साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब एज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, एज I and R1 is very small, आप क्या लिख सकते हो, I by R1 is equals to N12, या फिर आप लिख सकते हैं I is equals to R1 into N12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC, एट द सरफेस AC बाय स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब एज R2 एंड स्मॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, R2 बाई E इज इक्वल्स टू, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यहां से हमको मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू R2 इंटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, यानी ये हमको दूसरा। अब यूजिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, ठीक है, I की वैल्यू यहां से, E की वैल्यू यहां से, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I की जगह आप लिख सकते हो N12 इंटू R1 प्लस N12 इंटू R2 माइनस A, यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू N12, और ये R1 प्लस R2 ब्रैकेट में आ गया, R1 प्लस R2 माइनस A। नाउ वी नो दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, हम लोगों ने पढ़ा हुआ, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू A इंटू N12 माइनस A, एंड फाइनली यहां पे मैं लिख रहा हूं फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनली यू कैन से डेल्टा इज इक्वल्स टू A कॉमन एंड दिस इज N माइनस 1, और डेल्टा इज इक्वल्स टू A N माइनस 1। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड दिस इज डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, या फिर डेविएशन थ्रू अ थिन प्रिज्म। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि जो डेविएशन है थिन प्रिज्म में, ठीक है, थिन प्रिज्म में जो डेविएशन हो रहा है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीचे शॉर्ट थोड़ा सा एक लाइन में नोट कर लीजिए, लिख लो, the above expression shows that delta does not depend, the above expression shows that delta does not depend on the angle of the prism for does not depend on the angle of incidence, ठीक है,
does not depend on the angle of incidence for a thin prism. ठीक है, so इसको नोट डाउन कर लीजिए. Now our next topic is dispersion. Our next topic is dispersion. ठीक है, डिस्पर्शन के बारे में आप लोगों ने जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 10th में भी पढ़ा था. ठीक है, डिस्पर्शन होता क्या है? डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स. ठीक है, व्हाइट लाइट जिन जिन रंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसमें वो वापस स्प्लिट अप हो जाता है. ठीक है, और क्यों स्प्लिट अप हो जाता है? ठीक है, इसलिए स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. 7 रंगों से बना हुआ है. ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो 7 रंग हैं सबका वेवलेंथ अलग अलग है. ठीक है, अब जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करता है, ठीक है, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स हैं, उनका 7 डिफरेंट वेवलेंथ है. रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है. ठीक है, हम सब जानते हैं कि अलग अलग कलर के लिए या फिर आप कह सकते हो अलग अलग वेवलेंथ के लिए वी गेट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेंडिंग विल बी देयर. तो यानी रेड लाइट की बेंडिंग कुछ और होती है, ठीक है, ब्लू की कुछ और होती है, ठीक है, ऑरेंज की कुछ और होती है, ठीक है, वॉयलेट की कुछ और होती है, ग्रीन की कुछ और होती है. तो सब अगर अलग अलग एंगल से बेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात ये जो 7 कलर थे जो एक साथ चल रहे थे, ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेंडिंग दे स्प्लिट. ठीक है, और आपको 7 रंग क्लियरली दिखाई देता है. एक डायग्राम के तहत समझ लेते हैं. ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, व्हाइट लाइट आता है और ये स्ट्राइक किया, दिस इज व्हाइट लाइट. ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स ओवर हियर, इस पहले सरफेस पे ध्यान दीजिएगा, पहले सरफेस पे डिस्पर्शन होता है एंड इट ब्रेक्स इनटू 7 कलर्स. क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग अमाउंट से बेंड होते हैं. ठीक है, अलग अलग अमाउंट में उनकी बेंडिंग होती है, लाइक दिस. ठीक है, दे बेंड बाय डिफरेंट. ठीक है, सबसे ज्यादा बेंडिंग जो होती है वो वॉयलेट की होती है, सबसे कम बेंडिंग जो होती है वो रेड की होती है. सो दे स्प्लिट. ठीक है, अब यहाँ पे 3 लाइन है, इसका मतलब नहीं कि 3 का 7 कलर्स आते हैं, 7 रंग यहां नहीं बना रहे हैं. ठीक है, दे स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट. अब ये 7 रंग अलग अलग जो है इस सरफेस पे पहुंचते हैं. जब ये सेकेंड सरफेस पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी ये सेपरेट हो चुके हैं. ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑलरेडी ये सेपरेट हो चुके हैं, यानी अब फर्दर सेपरेशन नहीं होगा, यानी फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी. इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है एंड द ऑलरेडी सेपरेटेड कलर्स दे गेट मोर सेपरेटेड. ठीक है, यानी उनके बीच में गैप और अच्छा आ जाता है. और यहां पे अगर एक स्क्रीन रख दिया जाए तो इस स्क्रीन पे यू गेट अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. ठीक है, याद रखने के लिए विव GYOR, यानी सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट की, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम इंडिगो की, उससे थोड़ा सा कम ब्लू का, उससे थोड़ा सा कम ग्रीन का, उससे थोड़ा सा कम येलो का, उससे थोड़ा सा कम ऑरेंज का, और फिर सबसे कम रेड की बेंडिंग होती है. और ये है फिनोमिना. अब ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स आपको मिल रहा है, जिसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम 2 तरीके के होते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम. ठीक है, प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्योर स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको ये 7 रंग
क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, क्लियरली विजिबल होंगे इसका मतलब क्या है, ऑल द कलर्स विल हैव अ डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, यानी जब रेड खत्म होगा तो ही ऑरेंज शुरू होगा, जब ऑरेंज खत्म होगा तो ही येलो शुरू होगा। ठीक है, जबकि इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये सातों रंग जो हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, या फिर कह सकते हो कि दे आर ओवरलैपिंग। अभी रेड खत्म हुआ नहीं है, ऑरेंज शुरू हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो वो होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमें जो है, नेचुरल कंडीशंस में हमें इम्प्योर स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, प्योर स्पेक्ट्रम हमें लैबोरेटरीज में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पेक्ट्रम के बारे में था। अब जो है डिस्पर्शन का जो नेचुरल ये है, दैट इज रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब रेनबो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो बुक में जो है सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट रेनबो। रेनबो जो है दो तरह के होते हैं। रेनबो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन देखो, ये एक वाटर ड्रॉप है। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है। अ रे ऑफ लाइट कम्स एंड स्ट्राइक्स दिस। जैसे यहां पे स्ट्राइक होता है, डिस्पर्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, डिस्पर्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज रेड और ये हो गया वायलेट। ठीक है, और ये इस पे यहां पे आता है। जब ये यहां पे आता है तो इंस्टेड ऑफ डिस्पर्शन यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस सरफेस पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये रिफ्लेक्ट होके यूं, ठीक है, लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, रेड और ये क्या है, वायलेट। और फिर इस सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होता है एंड इट कम्स आउट लाइक दिस। तो ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा वायलेट हो गया। अब इस फिगर को अगर आप देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, रेड इज एट द टॉप एंड वायलेट इज एट द बॉटम। ठीक है, अब हम ऐसे करके देख रहे हैं, रेड इज एट द टॉप एंड वायलेट। तो रेड जो है हमारी आंखों में कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 43 डिग्री का। रेड कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 43 डिग्री का। और वायलेट कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 41 डिग्री का। और मीन एंगल क्या हो जा रहा है, मीन एंगल हो जा रहा है आपका 42 डिग्री। यानी प्राइमरी रेनबो जो है आपको 42 डिग्री के एंगल पे देखने को मिल सकता है। अलग अलग कलर का अलग अलग एंगल रहेगा। अब एक चीज और जान लीजिए, जो प्राइमरी रेनबो होता है ये ब्राइट होता है। क्या होता है, ब्राइट होता है। सेकेंडरी रेनबो के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है डिम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों रेनबो साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पे बनते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर हमें एक ही दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई देता बिकॉज ये डिम होता है। अब इसके फॉर्मेशन को देखें। ठीक है, तो ये जो है वाटर ड्रॉप हो गया। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, कम्स एंड स्ट्राइक्स इट। ये यहां पे डिस्पर्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये रेड ये वायलेट। यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इस जगह पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये हमारा रेड है और ये वायलेट है। फिर यहां पे एक बार फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइक दिस। ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, वायलेट, ये वाला कौन सा है, रेड। और फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होता है एंड इट फाइनली कम्स आउट। तो आप इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें जो है वायलेट इज ऑन द टॉप एंड रेड इज एट द बॉटम। ये आपका एक डिफरेंस भी हो गया। ठीक है, अब रेड जो है ये 51 डिग्री का एंगल आपके आंखों पे सबटेंड कर रहा है, यानी 51 डिग्री के एंगल पे ये आपको दिखाई दे रहा है।
और वॉयलेट जो है ये आपको 54 डिग्री के एंगल पे दिखाई देता है। और मीन एंगल क्या हो रहा है, मीन एंगल जो सबटेंड हो रहा है दैट इज 52.5 डिग्री। ठीक है, और ये डिम होता है, तो डिफरेंस देख लीजिए, ये ब्राइट है, ये डिम है, दोनों का रे डायग्राम हो गया। इसमें एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें रेड टॉप पे है, वॉयलेट बॉटम पे है, इसमें वॉयलेट टॉप पे है, रेड बॉटम पे है। दोनों का एंगल आप देख लीजिए। ठीक है, अब सवाल उठता है इसमें क्या वॉयलेट टॉप पे आ गया, रेड, तो फिगर को देख के ही क्लियर है। ये जो दूसरी बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो सेकेंड टाइम यहाँ पे, इसी के वजह से जो है पोजीशन इंटरचेंज हो जा रही है। तो रेनबो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, पहले डायग्राम से समझिए। मान लो कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, और ये व्हाइट लाइट आया, यहां पे जो है रेड ऐसे गया, वॉयलेट ऐसे गया, ठीक है, और फाइनली रेड ऐसे निकल रहा है, दिस इज द रेड कलर, और फाइनली वॉयलेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, डेविएशन तो हुआ है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, सभी सातों रंग का ये ओरिजिनल पाथ था। ठीक है, तो रेड का डेविएशन कितना हुआ, रेड का डेविएशन इतना हुआ, इसको हम कह रहे हैं डेल्टा आर। और वॉयलेट का डेविएशन कितना हुआ, वॉयलेट इतना डेविएट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या हुआ, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही है आपका एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, अच्छा, मीन कलर कौन सा होता है इन सातों रंग में, मीन कलर होता है येलो। क्यों मीन कलर को येलो को ही लिया गया है, ठीक है, मीन कलर येलो को ही इसलिए लिया जाता है, इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया था, ठीक है, कि येलो इज द मीन कलर इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप रेड लाइट को लेके किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, आपको कुछ मिलेगा, वॉयलेट को लेके निकालिए कुछ मिलेगा, ऑरेंज को लेके निकालिए कुछ मिलेगा, येलो को लेके निकालिए कुछ मिलेगा, ग्रीन को लेके निकालिए कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये देखा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो येलो का है, ठीक है, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू येलो लाइट, दैट इज एक्चुअली refractive index due to the red light plus refractive index due to the yellow light by 2, यानी टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो कलर है उनकी मदद से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है उसका मीन निकालते हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट वी गेट फ्रॉम येलो लाइट। तो फिर उसी तरीके से अगर हम डेविएशन को भी देखें, ठीक है, तो डेविएशन भी डेल्टा ड्यू टू द येलो लाइट दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ड्यू टू द रेड लाइट प्लस डेल्टा ड्यू टू द वॉयलेट लाइट बाय 2, ये भी इसी बेस पे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मीन तो ये है, और मीन रिफ्रैक्टिव जो आपको बुक्स वगैरह में जो चार्ट मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली क्या होता है, येलो का ही, तो इसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एन से। तो अब जो थिन प्रिज्म वाला फार्मूला था उसको अगर हम यूज करें, याद करिए फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था डेल्टा इज ए एन माइनस 1,
ठीक है, तो इसी पे रेड लाइट के लिए अगर यूज करें तो ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज ऑफ द रेड लाइट -1, वॉयलेट के लिए यूज करें तो -1, और मीन यानी येलो कलर के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ए -1, होगा कि नहीं होगा। अब डेल्टा आर और डेल्टा वी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू पहले पुट करें तो एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी यानी ये चीज ए एन वी -1 माइनस ए एन आर -1, सो वी टेक ए कॉमन और यहां पे हो जाएगा एन वी -1 माइनस एन आर +1, सो यू गेट ए एन वी माइनस एन आर. This is the formula of angular dispersion. ठीक है, This is the formula of angular dispersion. तो ये हमारा एंगुलर डिस्पर्शन हो गया. Our next topic is dispersive power. ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए dispersive power. लिख लो. It is the ability of the prism material to cause dispersion. It is the ability of the prism material to cause dispersion. Dispersive power. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा. तो इसका आपने एक जनरल डेफिनेशन लिख लिया. अब इसका मैथमेटिकल ये क्या है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन. ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था. क्या आया था? ए डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी कहते हैं, एन वी माइनस एन आर. ठीक है, और मीन डेविएशन जो येलो कलर लाइट के लिए यहां पे मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें क्या था? दैट इज येलो मतलब मेंशन नहीं कर रहे हैं वाई -1. सो दिस एंड दिस कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर अपॉन n -1. ये जो है आपका डिस्पर्सिव पावर का है. ठीक है, डिस्पर्सिव पावर बेसिकली जानते हो क्या है कि ऐसे समझो कि मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर जितना अधिक होगा, मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर जितना अधिक होगा, जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है ना, उसका स्प्रेड भी अधिक होगा. मान लो आपने एक प्रिज्म लिया, से फॉर एग्जांपल आपने एक प्रिज्म लिया. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल एक्स, और आप जो है मान लो यहां से 50 सेंटीमीटर दूर रखते हो स्क्रीन से और व्हाइट लाइट पास कराते हो और यहां पे आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है. तो स्पेक्ट्रम जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर लेंथ में स्प्रेड होगा. ठीक है, चलो मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल की स्प्रेड हो गया 10 सेंटीमीटर में. ठीक है, अब एक दूसरा प्रिज्म लेते हैं जो एक दूसरे मटेरियल का बना है. ठीक है, अब उसको भी उतने ही दूरी पे रखते हैं. कितने पे? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखते हैं और फिर से उसी लाइट से पास करा के यहाँ पे स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन करवाते हैं. अब जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, मान लो कि उसका स्प्रेड पहले कितना था? 10 सेंटीमीटर का स्प्रेड था. अब मान लो जो है 12 सेंटीमीटर का स्प्रेड आया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि ये जो सेकंड वाला प्रिज्म आप यूज किए हो, इससे आपको स्प्रेड ज्यादा मिल रहा है, तो इसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है, और पहले वाले में आपको स्प्रेड कम मिल रहा था, तो उसका डिस्पर्सिव पावर कम होगा। ठीक है। इसके अलावा एक नोट 3-4 पॉइंट्स का है, वो मैं पीडीएफ में आप लोग को सेंड कर दूंगा। और अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज उसको कहते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं हम लोग को देखना, बेसिक्स जानना है और कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। उसका भी पीडीएफ, वो जो नोट है उसी के साथ मैं अटैच कर दूंगा, तो आपको एक पीडीएफ, जब ये लेक्चर आप देखेंगे तो इसके साथ आपको एक पीडीएफ भी भेजा जाएगा। ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 और ये है लेक्चर नंबर 6, इन दोनों का कंबाइंड असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। ठीक है। सो स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग जो है, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब सनरेज एंटर करते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट एंटर करती है, तो इट स्ट्राइक्स थ्रू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। तो जब इनसे ये स्ट्राइक करता है, तो ये मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन रेज को दे एब्जॉर्ब, और फिर एब्जॉर्ब करके फिर इसको ये क्या करते हैं, उनका री रेडिएशन करते हैं और हर डायरेक्शन में उसको फैला देते हैं। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग। ये 2 स्टेज फिनोमेना है, यानी पहले मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो है वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो वापस उसको री रेडिएट कर देगा, यानी फिर से उसको सराउंडिंग में छोड़ देगा। ठीक है, एमिशन होगा। तो इसी प्रोसेस को जो है 2 स्टेज प्रोसेस जो है, इसी 2 स्टेज प्रोसेस को हम लोग जो है स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग के बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था, इस साल भी आपके बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं। ठीक है, कि क्यों जो है सनराइज और सनसेट के वक्त जो है सन हमें रेड दिखाई देता है, नून टाइम में सन हमें व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रेड सिग्नल जो है डेंजर सिग्नल के रूप में क्यों यूज किया जाता है, व्हाइट क्लाउड्स जो है व्हाइट क्यों दिखते हैं, ठीक है, सी जो है वो ब्लू क्यों दिखता, आसमान क्यों ब्लू दिखता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, आपके बुक्स में दिया हुआ है, गो थ्रू इट, बिकॉज ये देखा गया है कि रह के ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो एकदम ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और अगर आप इग्नोर कर देते हो तो आपका 2 नंबर मिस हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट इग्नोर दीज एग्जाम्पल्स, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सब स्कैटरिंग के ही फिनोमिना पे बेस्ड हैं। और जो है, हाँ, खत्म करने के पहले एक चीज और बता दें, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेंस। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लेंस के बेसिक्स जो हैं वो आप लोग जरूर से जरूर देख लें, बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज देख लें। ठीक है, रेज कैसे लेंस में ट्रैवल करते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, 3 रूल हैं, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, उन रूल्स को एक बार रिवाइज कर लें, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स हियर। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल सारी चीजें हैं, क्लास 10th का रिवीजन है, दैट यू कैन डू इट। ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।